हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेमेस्टर थर्ड की जो प्रैक्टिकल फाइल में यूनिट थर्ड है उसके बारे में। आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है उसमें यूनिट थर्ड का जो नाम है वह है वितरण मानचित्र। इसमें हम वितरण मानचित्रों के बारे में जानेंगे, जिनको डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स या क्लासिफिकेशन मैप्स भी कहा जाता है। मानचित्र अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो इन्हीं मानचित्रों के अलग अलग प्रकारों से विद्यार्थियों को अवगत करवाना इस यूनिट का उद्देश्य है। तो आपकी जो फाइल है उस फाइल में जो पहला प्रश्न है वितरण मानचित्र वाली यूनिट में, वह है वितरण मानचित्र यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा त्रिविम पृथ्वी या उसके किसी भूभाग को द्विविमीय तल यानी कि समतल कागज पर मापने के आधार पर उसके एक या अधिक लक्षणों को सर्वाधिक शुद्धता के साथ प्रदर्शित करने की विधि वितरण मानचित्र है। दूसरा प्रश्न आपका है वितरण मानचित्र बनाने की विधियों के मुख्य प्रकार बताइए। तो इसका जो उत्तर है वो इस प्रकार है। वितरण मानचित्र बनाने की दो प्रमुख विधियां हैं। पहली है गुण प्रधान या अमात्रात्मक विधियां। इनमें रंग विधि, सामान्य छाया विधि, चित्रीय विधि, नामांकन विधि, चिन्ह विधि आदि शामिल की जाती है। दूसरी जो प्रमुख विधि है वितरण मानचित्र बनाने की, वह है मात्रा प्रधान या मात्रात्मक विधियां। इनमें समभार या समघनत्व आभा विधि, सममान रेखा विधि, बिंदु विधि, बिंदु और गोला विधि आदि शामिल की जाती है। प्रश्न संख्या जो 3 है वो इस तरह से है, मात्रा प्रदान व गुण प्रदान मानचित्रों में क्या अंतर है। इसका उत्तर इस प्रकार है। गुण प्रदान मानचित्रों में वस्तु की स्थिति अथवा कुल विस्तार दर्शाया जाता है, जैसे खनिजों का वितरण, जबकि मात्रा प्रधान मानचित्रों में संख्याओं की प्रतिशतता या परिवर्तनशील भार के मान की तुलना दर्शाई जाती है। प्रश्न संख्या 4 इस प्रकार से है, अमात्रात्मक विधियों के नाम बताइए। इसका उत्तर है अमात्रात्मक विधियों के नाम निम्न हैं। पहला है रंग विधि, दूसरा है सामान्य छाया विधि, तीसरा है चित्रीय विधि, चौथा है नामांकन विधि, पांचवा है चिन्ह विधि। प्रश्न संख्या 5, मात्रात्मक विधियां कौन कौन सी है। इसका उत्तर है मात्रात्मक विधियां निम्न है। पहली समभार या समघनत्व आभा विधि, दूसरा है सममान रेखा विधि, तीसरा है बिंदु विधि, चौथा है बिंदु और गोला विधि, पांचवा है बिंदु और वृत्त विधि और छठा है आरेखीय विधि या सांख्यिकीय विधि। ये 5 प्रश्न खत्म आपके यहाँ पर। छठा प्रश्न इस प्रकार है, समघनत्व या आभा विधि किसे कहते हैं। इसका उत्तर है समघनत्व आभा विधि द्वारा तथ्यों या वस्तुओं की सघनता दर्शाई जाती है। इस विधि द्वारा वितरण दर्शाने के लिए किसी क्षेत्र की प्रशासनिक इकाइयों, जैसे राज्य के लिए जिला या तहसील, जिले के लिए तहसील, तहसील के लिए ग्राम पंचायत आदि को आधार माना जाता है। इसमें जनसंख्या घनत्व आदि दर्शाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 7, जनसंख्या वितरण को दर्शाने वाली विधियां कौन कौन सी है। इसका उत्तर है जनसंख्या वितरण को दर्शाने वाली विधियां, पहली है बिंदु विधि यानी कि डॉट मेथड, दूसरी है बिंदु एवं वृत्त विधि यानी कि डॉट एंड सर्कल मेथड, जिसको हम स्टील जेन बॉर्स मेथड के नाम से भी जानते हैं। तीसरी है बिंदु एवं गोला विधि यानी कि डॉट एंड स्फेरियल मेथड, जिसको हम स्टेन डी गिर
मेथड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये जनसंख्या वितरण को दर्शाने वाली विधियाँ थी। प्रश्न संख्या 8, बिंदु विधि में बिंदु का मान कैसे निश्चित किया जाता है? बिंदु लगाते समय कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए? इसका उत्तर इस प्रकार है। बिंदु विधि द्वारा मानचित्र में किसी वस्तु का वितरण दर्शाने के लिए समान आकार के बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके लिए निम्न सावधानियां आवश्यक है। जैसे पहली, सभी बिंदुओं का आकार समान हो। दूसरा, बिंदुओं का मान यानी कि मापनी निश्चित करने से पूर्व न्यूनतम और अधिकतम संख्या वाले प्रदेश के क्षेत्रफल विस्तार का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा है, बिंदु लगाते समय पेंसिल से मानचित्र पर छोटी प्रशासनिक इकाइयों की सीमा दर्शा देते हैं। चौथा है, बिंदु प्रशासनिक मुख्यालयों के स्थान पर लगाए जाने चाहिए। तो ये निम्न सावधानियाँ बिंदु विधि में रखनी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9 इस प्रकार है। स्टील जेन बोर विधि तथा स्टेन डी गिर विधियों के अंतर को विस्तार से समझाइए। इसका उत्तर है, स्टील जेन बोर विधि जनसंख्या वितरण को दर्शाने की यह महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि द्वारा नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या का वितरण एक साथ दर्शाया जाता है। ग्रामीण जनसंख्या का वितरण दर्शाने के लिए समान आकार के बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है तथा नगरीय जनसंख्या का वितरण दर्शाने के लिए वृत्त बनाए जाते हैं। इसका सूत्र निम्न प्रकार है। कोई संख्या बटा अंडर रूट कोई संख्या बटा चुनी गई संख्या इंटू माना गया अर्धव्यास। अब ये दोनों मेथड्स में ये जो फॉर्मूला है ये चेंज हो जाता है। स्टील जेन बोर मेथड में अंडर रूट के आगे 2 लगेगा और स्टेन डी गिर मेथड में अंडर रूट के आगे 3 लगेगा। फिर ये फॉर्मूला दोनों का अलग अलग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, नहीं स्टार्ट करेंगे, अभी 90 को ख़त्म करेंगे। अभी हमने स्टील जेन बोर मेथड देखी है, अब देखते हैं स्टेन डी गिर विधि। सन 1971 में स्वीडन के एक भूगोलवेत्ता ने इस विधि का प्रयोग ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या को दर्शाने के लिए किया था। इसमें नगरीय जनसंख्या को दर्शाने के लिए गोले बनाए जाते हैं और इसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, 3 अंडर रूट कोई संख्या बटा चुनी गई संख्या इंटू माना गया अर्धव्यास। ये प्रश्न संख्या 9 समाप्त। प्रश्न संख्या 10, रंगारेख विधि यानी कि कोरोक्रोमेटिक मेथड क्या है? वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, इस विधि में किसी तथ्य को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का सहारा लिया जाता है। मानचित्र में विभिन्न रंगों के माध्यम से किसी वस्तु का वितरण दर्शाया जाता है। ऐसे मानचित्रों को रंगारेख मानचित्र कहते हैं। प्रश्न संख्या 11, सामान्य छाया विधि यानी कि सिंपल शेड मेथड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका उत्तर इस प्रकार है। इस विधि में रंगों के बजाय काली स्याही से विभिन्न छायाओं या आभाओं का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का प्रयोग मृदाओं के प्रकार, वनों के प्रकार, भूमि उपयोग आदि दर्शाने के लिए होता है। ये सामान्य छाया विधि समाप्त। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 12, नामांकन विधि का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है। इस विधि में दर्शाई जाने वाली वस्तुओं का पूरा नाम लिख दिया जाता है। जिस क्षेत्र या स्थान पर जो वस्तु स्थित है अथवा पाई जाती है वहाँ मानचित्र पर उसका नाम अंकित कर दिया जाता है। प्रश्न संख्या 13, सममान रेखा यानी कि आइसोप्लेथ मेथड विधि का वर्णन कीजिए। सममान रेखा विधि आइसोप्लेथ मेथड मानचित्र पर किसी लक्षण या किसी तत्व के समान मान या मूल्य वाले स्थानों को
जोड़ने वाली रेखा को सममान रेखा कहते हैं। मुख्यतः ऐसे मानचित्रों में जलवायु के विभिन्न घटकों जैसे तापमान, वायुदाब, वर्षा आदि को विभिन्न सममान रेखाओं के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। सममान रेखाओं को उनके द्वारा दर्शाए गए तत्व के आधार पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे समताप रेखाएं यानी कि आइसोथर्म्स, समदाब रेखाएं यानी कि आइसोबार्स, समवर्षा रेखाएं यानी कि आइसोहेड्स, समोच्च रेखाएं यानी कि आइसोहेव्स, समगंभीर रेखाएं आइसोबार्स, समभूकंप रेखाएं आइसोसेसिमल और सममेघ रेखाएं आइसोनेव्स, समकाल रेखाएं आइसोक्रोन्स आदि। इसके पश्चात हम देखते हैं प्रश्न संख्या 14। वर्णमात्री विधि यानी कि कोरोप्लेथ मेथड क्या है? वर्णमात्री विधि इस विधि द्वारा तथ्यों या वस्तुओं की मात्रा या सघनता दर्शाई जाती है। इसमें मुख्यतः आर्थिक आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है। इस विधि द्वारा जनसंख्या घनत्व के अतिरिक्त कुल कृषि भूमि का प्रतिशत, प्रति हेक्टेयर उत्पादन, कृषि भूमि में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत आदि को भी दर्शाया जाता है। ये अभी तक जो 14 प्रश्न हमारे यहाँ पर हुए हैं वो थ्योरी वाले हैं। इनमें थ्योरी लिखनी है अपने को सभी में ही, ठीक है। थ्योरी तो बाकी के प्रश्नों में भी लिखनी है, लेकिन अब यहाँ से हमारे मैप्स बनना भी शुरू हो जाएंगे प्रश्न संख्या 15 से। क्वेश्चन जो 15 है, प्रश्न संख्या 15 है, वो इस प्रकार है। जनसंख्या घनत्व के नवीन आंकड़े प्राप्त कर राजस्थान का घनत्व मानचित्र यानी कि कोरोप्लेथ मेथड से तैयार कीजिए, ठीक है। घनत्व को दर्शाना है और वो भी कोरोप्लेथ मेथड से। तो ये आंसर में मैं आपको जिले और उनका घनत्व लिखवा देता हूँ। ये प्रश्न के नीचे ही लिखना है आपको, जो प्रश्न है उसके नीचे आंसर डाल के ये जिले सारणी बनाकर ये जिले लिखे पूरे के पूरे। जो 33 ज़िले हैं, क्योंकि अपने जो 50 ज़िले हैं उन 50 ज़िलों का तो अपने पास कोई आंकड़ा नहीं है अभी, और जनसंख्या के जो 2021 के जो आंकड़े हैं वो हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं, ठीक है। उनमें अभी टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पर 2011 के ही आंकड़े मानचित्र में शो करेंगे कोरोप्लेथ मेथड से, ठीक है। तो आप ये 33 ज़िले और उनका घनत्व क्रमशः लिख लें। मैं लिखवा देता हूँ। क्रम संख्या लिखें, ठीक है, फिर घनत्व लिखें, जिला लिखें, फिर घनत्व लिखें, ठीक है। तो क्रम संख्या 1 है आपका जैसलमेर। जैसलमेर का जो घनत्व है वो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बीकानेर का है 18, बाड़मेर का है 92, चूरू का है 147, जोधपुर का है 161, पाली का है 164, जालौर का है 172, बारा का है 175, गंगानगर का है 179, हनुमानगढ़ का है 184, नागौर का है 187, बूंदी का है 192, प्रतापगढ़ का है 195, चित्तौड़गढ़ का है 197, टोंक का है 198, सिरोही का है 202, झालावाड़ का है 227, भीलवाड़ा का है 230, राजसमंद का है 248, उदयपुर का है 262, करौली का है 264, सवाई माधोपुर का है 297, अजमेर का है 305, राजसमंद का है 346, झुंझुनू का है 361, डूंगरपुर का है 368, कोटा का है 374, बांसवाड़ा का है 397, धौलपुर का है 398, अलवर का है 438, दौसा का है 476 और भरतपुर का है 503 और अंत में जयपुर का है जो कि सबसे ज़्यादा घनत्व रखता है 595। तो ये 33 ज़िले और उनका घनत्व आप लिख लें, ठीक है। ये तो आपको प्रश्न संख्या 15 के नीचे ही लिखना है। अब इसके आधार पर हम घनत्व मानचित्र बनाएंगे कोरोप्लेथ मेथड से, ठीक है। तो देखिए मानचित्र किस प्रकार का बनेगा। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपकी जो फाइल है, प्रैक्टिकल फाइल है, उस प्रैक्टिकल फाइल में जो राजस्थान का मानचित्र है
उस वहाँ से इस मानचित्र को ट्रेस करें आप अपनी शीट पर। मानचित्र को ट्रेस, क्योंकि आपको हाथ से मानचित्र बनाने में दिक्कत आएगी। हाथ से तो मानचित्र बनेगा नहीं, ठीक है, बनाना भी नहीं है, क्योंकि वो गलत बनेगा, सही नहीं बनेगा। तो आपको इसको कॉपी करना है, ट्रेस करना है कार्बन पेपर से, जैसे हम कॉपी करते हैं ना वैसे कॉपी करना है। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ आपको। आपकी फाइल से जो मानचित्र है, एक मानचित्र निकालें। आपकी फाइल में है जहाँ पर थ्योरी लिखी हुई है, वहाँ पर मानचित्र है राजस्थान का। तो उस राजस्थान के मानचित्र को निकाल लें। निकालने के पश्चात खाली शीट पर उस मानचित्र को रखें और उसके ऊपर, उस मानचित्र के ऊपर पेन फेरें आप, ठीक है। उसकी बाउंड्रीज पर पेन फेरें तो आपकी फाइल में थोड़ा थोड़ा वो उभर आएगा, मतलब आपकी शीट में थोड़ा थोड़ा वो उभर आएगा। और उसके बाद उसको हटा लें वहाँ से, और जो हल्का हल्का सा जो उभरा हुआ है उस पर पेन, शीट पर उस पर पेन फेर लें, ठीक है। या फिर कॉलेज में अपने पास ट्रेसिंग टेबल है तो उस ट्रेसिंग टेबल से आप ट्रेस कर सकते हैं, या फिर जो मैंने फार्मूला बताया आपको उस हिसाब से ट्रेस कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी नहीं कर सकते तो आप आपकी फाइल का जो मानचित्र है उसकी एक जेरोक्स निकला लें, और उस जेरोक्स से आप ये कॉपी कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं बार बार में ट्रेस, क्योंकि काम आएगा अपने, ये बहुत सारा काम आएगा। एक ही मानचित्र कम से कम अपने को 4-5 शीटों पर बनाना पड़ेगा ये। तो ऐसे हाथ से तो नहीं बनेगा, तो ये ट्रेस ही करना पड़ेगा आपको। तो या तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको निकला लें और इसको ट्रेस करना है, ठीक है। तो वही ऊपर नाम लिखेंगे अपन इसका, कोरोफ्लेथ मेथड। उसके नीचे जो इसका हेडिंग था, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन राजस्थान 2011, ठीक है। और इस तरह का ये मानचित्र बनेगा आपका। मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा, ताकि आपको देखने में कोई समस्या ना हो। इस तरह का मानचित्र बनेगा। अब देखो इसमें इंडेक्स है अपने पास, तो अपने को जिले डिसाइड करने पड़ेंगे। आप ना करें क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। इंडेक्स के हिसाब से, यानी कि 400 से अधिक के लिए मैंने हाईलाइट कर रखा है। 300 से 400 वाले घनत्व वाले जिलों के लिए अपने लाइनिंग कर रखी है आड़ी, ठीक है। 200 से 300 के लिए अपन ने मोटी लाइनिंग कर रखी है, ठीक है। उसके बाद में 100 से 200 के लिए अलग है, डॉट 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 हल्के से छोटे छोटे, और 100 से कम वाले के लिए अलग है थोड़ा सा। तो इंडेक्स आप अपने हिसाब से कैसे भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन मानचित्र सही से बनाएं आप। मैं इसको और छोटा करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये इस तरह से निकाल लें, इसको नाम लिख लें, ठीक है। ऊपर नाम इसका ये रहेगा, कोरोफ्लेथ मेथड, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन राजस्थान 2011, ठीक है। और ये मानचित्र, या तो आप अपनी फाइल का ही मानचित्र लेकर ट्रेस कर लें इसको, या फिर एक जेरोक्स निकला लें राजस्थान के मानचित्र की, ठीक है। और इस तरह से ये मानचित्र आपको बनाना है, ठीक है। इसमें नीचे स्केल भी बना सकते हो आप लोग, मैंने स्केल नहीं बनाई है इसमें, ठीक है। आप स्केल बना सकते हो, क्योंकि आपके फाइल में जो मानचित्र दिया गया है उसमें स्केल बनी हुई है। तो इस मेथड से आपको ये मानचित्र बनाना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो या फिर पॉज करके बना लें आप, ठीक है। लेकिन ट्रेस तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ट्रेस इस तरह से करें कि बिल्कुल अपने इंडेक्स के लिए थोड़ी जगह छूटे और बिल्कुल ये बीच में आ जाए मानचित्र, ठीक है। और नाम लिखने के लिए आप जगह अपने ऊपर जो नाम है, कोरोफ्लेथ मेथड, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन राजस्थान, इसके लिए आप अपने हिसाब से जगह मेंटेन कर सकते हो। 5 से 6 सेंटीमीटर छोड़ सकते हो ऊपर, और उस पर नाम लिखने के लिए कर सकते हो ये यूज, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो कई सारे मानचित्र हैं अपने, ठीक है। हाड़ौती का भी है, उसके अलावा आपका आपके ज़िले का भी है, तहसीलों का भी है, आपके ज़िले की तहसीलों का भी, ठीक है। तो वो तो निकलाना ही पड़ेंगे भाई साहब आपको, ठीक है। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि हाथ से तो बनेगा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न संख्या 15 का उत्तर हो गया है आपका, कोरोफ्लेथ मेथड, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन राजस्थान 2011, ठीक है। इसका इंडेक्स इस तरह से बना लें आप लोग, थोड़ा गलत हो रहा होगा तो इसको सही भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, राजस्थान में वर्षा के वितरण को सममान रेखा विधि यानी कि आइसोफ्लेथ मेथड की सहायता से दर्शाइए।
इसका उत्तर वही है। यहाँ प्रश्न संख्या 13 का उत्तर लिखना है आपको। इसी प्रश्न संख्या 16 के नीचे आपने जो प्रश्न संख्या 13 में जो उत्तर लिखा था वैसा का वैसा कॉपी कर लेना है, ठीक है, सेम टू सेम वैसा, क्योंकि उसमें अगर ही इसको खाली छोड़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए यह प्रश्न संख्या 16 के नीचे आप सममान रेखा विधि जो है उसका उत्तर लिख लें, प्रश्न संख्या 13 का, ठीक है। और जो मानचित्र है वो ड्राइंग शीट पर बनाना है आपको, और वो मानचित्र इस तरह से है। ये प्रश्न संख्या 16 का मानचित्र है, ठीक है। तो मानचित्र तो आपको बनाना ही पड़ेगा भाई सब, यानी कि वो जो आपने ट्रेस के लिए जो निकाला था ना मानचित्र, उसी को यहाँ यूज लेना है। कुल मिलाकर पहले गिन लें आप लोग, वीडियो को देखकर गिन लें कि किन किन में अपने को राजस्थान का मानचित्र चाह रहा है, तो उसी हिसाब से आप अपनी शीट पर राजस्थान का मानचित्र ट्रेस कर लें, ठीक है। तो अब देखो, ये प्रश्न संख्या 16 का उत्तर है आइसोफ्लेथ मेथड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन राजस्थान, ठीक है। अब देखो, ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, सॉरी, इस तरह से। अब देखो, इसमें रेनफॉल दिखा रखा है, वार्षिक वर्षा दिखा रही है। 10 सेंटीमीटर लाइन को 10 लाइन है, 20 सेंटीमीटर की लाइन है, 30 सेंटीमीटर की लाइन है, 40 की है, 50 की है, ठीक है, 60 की है, 70 की है, 80 की है, 90 की है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सममान रेखाएं दर्शानी है, समवर्षा रेखाएं दर्शानी है इस हिसाब से, ठीक है। तो ये आप पहले मानचित्र ट्रेस करें, मानचित्र ट्रेस करने के पश्चात आप इसको देखें, और उसको देखकर जिस तरह से इसमें समवर्षा रेखाएं गुजर रही है उसी हिसाब से आपको समवर्षा रेखाएं गुजारनी है। कहाँ से कहाँ तक गुजर रही है, किस जिले से होकर गुजर रही है, ठीक है। और उन समवर्षा रेखाओं को गुजारते हुए आपको अपना मानचित्र कंप्लीट करना है, ठीक है। हो सकता है मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी, तो उसको समझने के लिए आप पहले तो करें, ये करें कि मानचित्र ट्रेस करें, ठीक है। मानचित्र ट्रेस करने के बाद में सेम टू सेम ऐसा कॉपी कर लें आप लोग, ठीक है। जहाँ जहाँ से लाइनिंग गुजर रही है वहाँ वहाँ से आप लाइन गुजार सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका भी। चलो, और आइसोफ्लेथ मेथड लिख ही देना, ऊपर नाम लिख ही देना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन राजस्थान, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो आपकी फाइल में जो यूनिट 3 है उसमें कुछ मानचित्र दे रखे हैं, ऑलरेडी दे रखे हैं, तो आप उनका सहारा ले सकते हो इसमें, या एक पेज निकाल लें, ठीक है। वो काम का भी नहीं है वैसे आपके, तो निकाल लें और उसको रख कर ही ट्रेस कर लें आप लोग। मेरे हिसाब से तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए, ठीक है। ट्रेस करना है, लेकिन हाथ से मत बनाने की कोशिश करना, क्योंकि गलत हो जाएगा सारा का सारा, और गलत हो जाएगा तो फिर आपका आंसर भी गलत ही रहेगा, ठीक है। चलो, प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 16 का उत्तर समाप्त हो गया आपका। प्रश्न संख्या 17 देखें, अपने जिले के तहसीलानुसार जनसंख्या के नवीन आंकड़ों के आधार पर बिंदु विधि यानी कि डॉट मेथड की सहायता से जिले का जनसंख्या वितरण मानचित्र तैयार कीजिए, ठीक है। इसमें देखिए, पहले आपको क्रम संख्या लिखनी है, फिर तहसीलों के नाम लिखने हैं, फिर जनसंख्या लिखनी है। इसकी भी सारणी बनाना, मैंने सारणी नहीं बनाई है, लाइनिंग नहीं की है, तो आप लाइनिंग करके सारणी बनाएं। पिपलदा, पिपलदा की जनसंख्या है 178828, सांगोद की 181665, दिगोद की 168719, लाडपुरा की 1143306, रामगंज मंडी के 272774। हाँ, मैंने लाख में नहीं बोली है, ये इसलिए नहीं बोली क्योंकि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी आती है बोलना। 1,78,828, 1,81,665, 1,68,719, 11,43,306 और 2,72,774 रामगंज मंडी की, ठीक है। अब यहाँ हमने मापनी मानी है एक बिंदु का मान है यहाँ पर 2,000 व्यक्ति, सॉरी 20,000 व्यक्ति। एक बिंदु मापनी है हमारी, एक बिंदु बराबर 2,000 व्यक्ति। अब यहाँ बिंदुओं की गणना करनी है अपने को पिपलदा में, पिपलदा तो 1,78,828 बटा 20,000, सॉरी मैं गलत लिखना भूल गया, 20,000 लिखें आप लोग, एक बिंदु बराबर 20,000 व्यक्ति, ठीक है। 20,000 लिखें आप लोग, सॉरी मैं लिखना भूल गया, पिपलदा,
ठीक है, बटा में जो 2000 है, 2000 की जगह आप 20,000 लिखें। ठीक है, 2000 की जगह आप 20,000 लिखें, सॉरी। ठीक है, 20,000 का भाग, अब 20,000 का भाग देंगे आप इसमें। में एडिट करना पड़ेगा मुझे भी यार, रुकिए। हाँ, 20,000 कर लें आप 20,000 कर लें, सॉरी मैं 20,000 करना भूल गया था यहाँ पे, तो आप 20,000 कर लें। ठीक है, हम्म, 20,000 कर लें आप लोग यहाँ पर। 2000 के नीचे 20,000 कर लें, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, मुझसे गलती हो गई लिखने में। तो आप 20,000 कर लें यहाँ पर। ठीक है, उस हिसाब से अपने पिपलदा, सांगोद, दिगोद, लाडपुरा और रामगंज मंडी के जो बिंदु के मान है वो निकल आएंगे। ठीक है, पूर्णांकों में लिखने पर यहाँ पर पिपलदा का जो बिंदु मान है वो 9 बिंदु आ जाएंगे, सांगोद का भी 9 बिंदु आ जाएंगे, दिगोद के भी 8 बिंदु आ जाएंगे, लाडपुरा के 57 बिंदु आएंगे और रामगंज मंडी के 14 बिंदु आएंगे। अब इनको भी हमें ड्राइंग शीट पर लगाना है, ड्राइंग शीट पर ही बनानी है ये मानचित्र। अब देखो यहाँ पर हमारा जो मानचित्र है वो जिले का है, यानी कि आपके कोटा जिले का मानचित्र है यहाँ पर। ठीक है, जिसकी आपको 500 तहसीलों को मानचित्र में शो करना है। तो इसका मानचित्र इस तरह से है, देखिए इसका मानचित्र, रुकिए। प्रश्न संख्या 17 का मानचित्र।